पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी का अंदाज हमेशा से जुझारू और बेबाक रहा। आज एक बार फिर ममता बनर्जी सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला किसी राजनीतिक रैली का नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज का है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कमान संभाल ली। उन्होंने न केवल इस प्रक्रिया को चुनौती दी, बल्कि अपने वकीलों के जरिए एक विशेष अंतरिम आवेदन दाखिल कर अदालत से व्यक्तिगत रूप से बहस करने की अनुमति भी मांगी। उनके इस कदम ने पूरी कानूनी प्रक्रिया को और राजनीतिक बिरादरी को चौंका दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसी मुख्यमंत्री का खुद जिरह करना एक दुर्लभ घटना है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ममता बनर्जी कितनी पढ़ी लिखी कितनी है, जो अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात खुद रखेंगी, वकील के तौर पर नजर आएंगी, और क्या कानून उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत में दलीलें पेश करने की इजाजत देगा भी या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा जितनी संघर्षपूर्ण रही, उतनी ही उनकी शैक्षणिक यात्रा भी प्रेरणादायी है। ये यात्रा महज 15 वर्ष की आयु में राजनीति के अखाड़े में उतरने वाली इस नेत्री ने जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई से कभी नाता नहीं तोड़ा। 1955 में जन्मी ममता ने 17 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं बनने दिया। 1970 में देशबंधु शिशु शिक्षालय से उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया। शिक्षा के प्रति उनकी भूख यही शांत नहीं हुई। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में मास्टर की डिग्री हासिल की और श्री शिक्षायतन कॉलेज से शिक्षा विषय में स्नातक भी किया। इसके बाद साल 1982 आया। उन्होंने जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से यहाँ पर LLB की डिग्री प्राप्त की। इतना ही नहीं, उनकी विद्वता को देखते हुए उन्हें कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से डॉक्टरेट और कलकत्ता विश्वविद्यालय से डीलिट जैसी मानद उपाधियां भी मिल चुकी है। अब सवाल ये कि क्या महज LLB की डिग्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में बहस करने का कानूनी अधिकार दे देती है? इसका जवाब तकनीकी रूप से नहीं है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार केवल कानून की डिग्री हासिल करने से कोई व्यक्ति वकील नहीं बन जाता। इसके लिए स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB पास करना होता है। प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। ममता बनर्जी ने कभी सक्रिय वकालत नहीं की और न ही वे एक पंजीकृत एडवोकेट के रूप में दर्ज हैं। हालांकि भारतीय कानून में पार्टी इन पर्सन का एक प्रावधान है, जिसके तहत कोई भी याचिकाकर्ता अदालत की अनुमति लेकर अपना पक्ष खुद रख सकता है। ममता बनर्जी ने इसी प्रावधान का सहारा लेते हुए व्यक्तिगत रूप से बहस की अनुमति मांग ली। इस कानूनी लड़ाई का मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार को कड़ी आपत्ति है और उन्होंने लगातार इसके लिए प्रदर्शन भी किए। जगह जगह आंदोलन आपने सोशल मीडिया पर और मीडिया के कई अखबारों में, चैनल्स पर देखे होंगे। अब इनका तर्क है कि इस विशेष पुनरीक्षण के नाम पर कई वास्तविक मतदाताओं के नाम काट रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और आयोग का मानना है कि पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण अनिवार्य है। क्या बंगाल में यह पुनरीक्षण होगा या नहीं, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस रुख पर निर्भर करता है जहां पर ममता बनर्जी खुद कोर्ट पहुंची है। अब ये दर्शाता है कि ये मुद्दा उनके लिए कितना संवेदनशील भी है। उनकी दलीलें और कोर्ट का फैसला न केवल बंगाल की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाला है, बल्कि ये भी स्पष्ट होगा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की संवैधानिक मर्यादाएं क्या है। आज पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी है, जहां एक फायर ब्रांड मुख्यमंत्री कानून की बारीकियों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की एक बड़ी और कड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। कल्पना कीजिए, जिस शख्स ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना का नेतृत्व किया हो, जिसने सीमाओं पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए हो, आज उसी की अपनी कहानी एक दफ्तर की फाइलों में कैद होकर रह गई है। जनरल MM नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी महज एक किताब नहीं, बल्कि भारतीय सेना के सबसे संवेदनशील दौर का वो कच्चा चिट्ठा है, जिसे बाहर आने से रोकने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। संसद के गलियारों से लेकर रक्षा मंत्रालय के कमरों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर उस किताब में ऐसा है क्या जिसे देश के सामने आने नहीं दिया जा रहा, दबाया जा रहा है।
राहुल गांधी बार बार संसद में इस किताब का जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें किसी जनरल की जीवनी में दिलचस्पी है, बल्कि उनकी नजर उस विस्फोटक सच पर है जो कि सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य योजना अग्निपथ की बुनियाद हिला देगी। राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जनरल नरवणे की संस्मरण छपती है, आत्मकथा छपती है, तो चीन के साथ सीमा विवाद और अग्निवीर योजना को लेकर सरकार के दावों की कलई खुलेगी। इसी राजनीतिक नफे नुकसान की वजह से किताब पिछले 15 महीनों से अधर में लटकी है। अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, कोई आदेश नहीं आया। अब एक इंटरव्यू में खुद जनरल नरवणे ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि एक अनुशासित सैनिक की तरह ही बात की जाए और मैं वैसा ही करना पसंद करता हूं। इंटरव्यू में भी वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन साफ नजर आया, लेकिन उनकी बातों के पीछे छिपी बेबसी को साफ महसूस भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस किताब को लिखने का ख्याल उन्हें अचानक मार्च 2023 में तब आया जब वो जनरल बिपिन रावत पर लिखी गई किताब के विमोचन में गए। वहां मजाक मजाक में पेंगुइन पब्लिशर से हुई उनकी बात हकीकत में बदल गई। उन्होंने अपनी यादों को पन्नों पर उतार दिया, लेकिन जैसे ही पांडुलिपि तैयार हुई, सरकार ने उसे अपने कब्जे में लिया। फिलहाल ये किताब रक्षा मंत्रालय के पास रिव्यू के नाम पर कैद पड़ी है। जनरल का अपना तर्क है। तर्क ये कि नेशनल सिक्योरिटी और विदेशी संबंधों के मद्देनजर ऐसी किताबों की समीक्षा जरूरी है ताकि अनजाने में कोई ऐसी बात न छप जाए जिससे देश को नुकसान हो। उनके अनुसार इसमें देरी इसलिए हो रही है क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय जैसे कई विभागों से क्लियरेंस लेना पड़ता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और लीक हुए अंशों की माने तो जनरल नरवणे ने अपनी किताब में अग्निपथ योजना को लेकर सेना की शुरुआती आपत्तियों और चीन के साथ हुए गलवान संघर्ष के दौरान कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो कि सरकार की आधिकारिक लाइन से मेल नहीं खाती। अब यही वो वजह है जिससे सरकार असहज है। कानून की बात करें तो आर्मी रूल 1954 का सेक्शन 21 सेवारत सैनिकों को बिना अनुमति के कुछ भी छापने से रोकता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद नियम थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत खुफिया या फिर सुरक्षा संगठनों से जुड़े अधिकारियों पर आजीवन ये पाबंदी लगी रहती है कि वे संस्थान की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे। अब सरकार इस नियम का सहारा लेकर रिव्यू की प्रक्रिया को लंबा खींच रही है। जनरल नरवणे ने पेंगुइन पब्लिशर्स को अपना काम सौंप दिया और वो अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में भी है। राहुल गांधी का इस मुद्दे को संसद में उठाना ये साफ करता है कि विपक्ष इस किताब को सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर देख रही है। एक तरफ नियम कानून की कड़ाई है और दूसरी तरफ है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन इन सब के बीच 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी उस सच की तरह है जिसे जितना दबाने की कोशिश की जाए उसकी गूंज उतनी ही बढ़ती जा रही है। जब तक रक्षा मंत्रालय की मुहर नहीं लगती तब तक जनरल नरवणे की ये दास्तां अलमारियों में कैद रहेगी। लेकिन इसकी चर्चा ने ये तो साबित कर दिया कि कभी कभी जो नहीं लिखा गया या जो नहीं छपा वो छपे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा दम रखता है। जनरल नरवणे अब इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी लिखी हुई सच्चाई को दुनिया के सामने लाया जाए और इजाजत कब मिलेगी आखिर इस बुक को पब्लिश करने की, या फिर ये किताब इतिहास के उन पन्नों में दब जाएगी जिन्हें कभी खोला ही नहीं जाएगा और वजह बनेगी केंद्र सरकार। जिस पवित्र धागे को छूने के लिए दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं और जिसकी एक झलक पाने के लिए आंखों में आंसू और दिल में गहरी दुआएं होती है, वही पवित्र कपड़ा दुनिया के सबसे घिनौने यौन अपराधियों में से एक जेफरी एप्स्टीन के पास पहुंच जाए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहे हम, या आपको बता रहे हैं वो सच जो इस वक्त चौतरफा आग की तरह फैल रहा है। उन आधिकारिक दस्तावेजों का सच जिन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी की गई जेफरी एप्स्टीन की नई फाइलों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने धर्म और नैतिकता की बहस को एक नया मोड़ दिया है। इन लाखों पन्नों के दस्तावेज में एक बेहद चौंकाने वाला विवरण इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा के बारे में है। फाइलों से पता चला कि काबा को ढकने वाला पवित्र कपड़ा जिसे किस्वा कहा गया, उसकी एक खेप इस कुख्यात अपराधी तक पहुंचाई गई थी। ये घटना साल 2017 की है जब एप्स्टीन अपनी जेल की सजा काट चुका था और पूरी दुनिया में एक प्रमाणित यौन अपराधी के रूप में पहचाने जाने लगा, अपनी पहचान रखता था। रिकॉर्ड बताते हैं कि फरवरी और मार्च 2017 के बीच अमीराती महिला व्यवसायी अजीजा अल अहमदी ने किस्वा के 3 खास टुकड़ों की डिलीवरी एप्स्टीन के फ्लोरिडा स्थित घर पर सुनिश्चित की। ईमेल के जरिए हुए संवाद से यह साफ हुआ कि इन पवित्र टुकड़ों को सऊदी अरब से ब्रिटिश एयरवेज के जरिए हवाई जहाज से अमेरिका भेजा गया।
किस्वा महज एक कपड़ा नहीं था, ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। काले रंग के इस रेशमी कपड़े पर सोने और चांदी के तारों से कुरान की आयतें उकेरी जाती है। हर साल हज के दौरान इसे बदला जाता है और पुराने कपड़े के टुकड़ों को बेहद अनमोल और सम्मानजनक उपहार के रूप में देखा जाता है। हैरानी की बात तो ये कि जब अजीजा अल अहमदी ने 22 मार्च 2017 को एप्स्टीन को ईमेल भेजा तो उन्होंने इस कपड़े के आध्यात्मिक महत्व का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि काबा की परिक्रमा के दौरान कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों ने अपनी उम्मीदों, आंसुओं और प्रार्थनाओं के साथ इसे छुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उस कपड़े पर मौजूद सभी दुआएं स्वीकार होंगी। एक तरफ दुनिया भर के श्रद्धालु अपनी पवित्रतम भावनाओं को उस कपड़े से जोड़ रहे थे और दूसरी तरफ वो एक ऐसे व्यक्ति के ड्राइंग रूम की शोभा बनने जा रहा था जिस पर मासूम बच्चियों के यौन शोषण का काला दाग था। सवाल ये उठता है कि एक सऊदी व्यवसायी और शाही अदालत की सलाहकार होने का दावा करने वाली अजीजा का एप्स्टीन से संपर्क हुआ कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिश्ता किसी धार्मिक भावना से नहीं बल्कि इस्लामिक डिजिटल करेंसी बनाने के लालच से शुरू हुआ। एप्स्टीन ने सऊदी रॉयल कोर्ट को एक आइडिया भेजा था जिसमें क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर बने एक ऐसी मुद्रा बनाने की बात हुई जो कि पूरी इस्लामिक दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करे। अजीजा अल अहमदी इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एप्स्टीन के समर्थन में आई, एप्स्टीन के संपर्क में आई और बातों का सिलसिला उपहारों तक पहुंच गया। इन फाइलों में एप्स्टीन की सहायक लेस्ली ग्रॉफ के लिए कुछ संदेश थे जिसमें डीएनए टेस्टिंग किट भेजने का जिक्र भी है। हालांकि उसका असली मकसद आज भी रहस्य बना हुआ है। आज हम ये सच देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा माजरा सामने आया तो पूरी दुनिया में आक्रोश है कि कैसे एक अपराधी ने अपनी पहुंच और रसूख के दम पर आस्था के सबसे बड़े प्रतीक को अपने निजी संग्रह का हिस्सा बना लिया। ये खुलासा न केवल सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि रसूखदार अपराधी किस तरह से दुनिया की अपनी पवित्र चीजों को घर की धरोहर बनाते हैं, दुनिया की सबसे पवित्र चीजों को अपनी पहुंच में आसानी से ले लेते हैं। तो बहरहाल ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए था जरूरी। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.